हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो फिर से हम आपके सामने लेके आ गए हैं अब नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के का माइंड मैप। तो जैसे कि मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि ये हमारी जो सीरीज़ है इसका मेन मोटिव यही है कि हम आपको सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स का अगले 28 दिनों में उनका पूरा का पूरा रिवीजन थ्रू अ माइंड मैप करवा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं हूं विवेक पांडे एंड आई एम फिजिक्स फैकल्टी एट neetprep.com। तो इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि ये चैप्टर का पहला ही पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो पिछले लगातार 2-3 सालों से इसमें 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इवन अगर आप पिछले 15 साल का रिकॉर्ड भी देखोगे ना बच्चों, तो 3 या 2 एंड ज़्यादातर टाइम 3 क्वेश्चन उठ के आए इससे सीधे सीधे। वो किस पार्ट से उठ के आए हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे तो आपने ये चैप्टर एज अ होल अभी तक पढ़ चुके होंगे आप लोग इसको, लेकिन जरा एक और फिर से क्विकली अपने जितने भी आपने कॉन्सेप्ट इसके पढ़े हैं उनको कनेक्ट कर लीजिए इस माइंड मैप के द्वारा। सबसे पहली चीज़ जो मैं इसमें स्टार्ट करूंगा करंट की डेफिनेशन से ही। भाई करंट होता क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो से ही इस करंट की डेफिनेशन रिलेट हो जाती है दैट आई इज बेसिकली डी क्यू बाय डी टी। अब ये जो Q है, अभी जस्ट आपने पुराने वाले चैप्टर में पढ़ा था, ये Q C भी होता है और C एक कांस्टेंट है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे dq बाई dt को, तो C बाहर आ जाएगा और ये डिफरेंट सा फॉर्मूला बन जाएगा, सेम करंट का फॉर्मूला C टाइम्स dp बाई dt। यही नहीं, जब आप इसको डिराइव करते हो करंट को, करंट फ्लो इन अ कंडक्टर व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड, तो आप वहां पे इसको NE ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में डिराइव करते हो। और यही नहीं है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी A1 V1 इंटू A2 V2 मैं आपको बता चुका हूँ। ये किसी भी चार्ज के फ्लो जरूरी नहीं हो कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा हो सकता है एक बीम जा रही हो इलेक्ट्रॉन की या चार्जेस की, तो वहाँ पे भी हम उसके वॉल्यूम फ्लो रेट से डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके, चार्ज को मल्टीप्लाई करके करंट को लिख सकते हैं। तो NE/VD काफ़ी इन जनरल अच्छा फॉर्मूला है। चौथी चीज़ जो इसमें बच्चों है कि कई बार आपको जैसे पूछ लिया जाता है कि एक कोई चार्ज Q है जो कि एक सर्कल में मूव कर रहा है और इसके कारण हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो करंट के कारण होता है। तो आपको पहले यहाँ पे करंट पता होना चाहिए। तो वो करंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये चार्ज का मोशन। तो चार्ज अगर यहाँ पे घूम रहा है और चार्ज की वैल्यू Q है और इसका टाइम पीरियड T है, तो हम इस चार्ज के कारण जो करंट स्टेब्लिश हो गया है अंदर, वो करंट डायरेक्टली Q बाय T टाइम पीरियड लिख सकते हैं। तो ये 4 बेसिक डेफिनेशंस हो गई आपकी बच्चों इलेक्ट्रिक करंट की, जो कि इसकी डेफिनेशन से ही आया। मतलब ये चीजों का कोई डेरिवेशन नहीं है, इट इज डिफाइंड लाइक दिस। तो करंट के ये 4 फॉर्मूले दिमाग में सीधे सीधे याद रखने हैं। इसके अलावा अब इससे, इस करंट को डिराइव करने के अलावा इससे एसोसिएटेड टर्म्स क्या हमने पढ़े थे? तो इसमें जो सबसे पहला टर्म आपने पढ़ा था वो मैं यहां लिख भी चुका हूं, वो था अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आपने रिलेशन आपको पता होने चाहिए। VD वाज, एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है बेसिकली ये U प्लस AT होता है। A क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं। तो ये ड्रिफ्ट एक्चुअली में एवरेज वेलोसिटी होती है। तो इनिशियली तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो इनिशियल स्पीड 0 हो जाती है। तो ये बन के आ जाता है A टाइम्स एवरेज ऑफ T इक्वल टू VD, और ये A एक्सेलरेशन होता है जो कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन है इसलिए E चार्ज लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इनटू एवरेज टाइम होता है, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द कोलिजन, जिसको हम लोग टाउ कह देते हैं। तो ये VD का फॉर्मूला कैपिटल E बाय ME टाइम्स टाउ। तो यही नहीं, इसके साथ साथ VD का एक फॉर्मूला और हम लोग याद रखते हैं, VD इज इक्वल टू ये म्यू टाइम्स E। ये म्यू क्या कहलाता है बच्चों? ये म्यू का आपको कॉन्सेप्ट पता है, दिस इज मोबिलिटी। और ये मोबिलिटी कैसे है आप देख सकते हैं VD के फॉर्मूले में ये जितने भी कांस्टेंट है, ये E हो गया, ये टाउ हो गया, ये ME हो गया, अगर इन तीनों को कंबाइन कर दूं तो ये तीनों मोबिलिटी टर्म को डिटरमिन करते हैं। सो दिस इज अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैसे ही करंट से जो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आता है बच्चों, वो जो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी
जिसको हम लोग लिखते हैं जे, और ये जे करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसकी वैल्यू होती है करंट पर यूनिट एरिया, और डायरेक्शन होती है एरिया के परपेंडिकुलर करंट डेंसिटी। आप यहाँ पे इस करंट डेंसिटी को अगर मैं आई की वैल्यू ये डाल दूँ NEVD, तो देखेंगे ए कट जाएगा तो ये आ जाएगा NE और VD। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ड्रिफ्ट वेक्टर क्यों है, क्योंकि जे करंट डेंसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, कई लोग इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी यहाँ से डाल देते हैं बच्चों, ये E/me, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये वाला सेकंड वाला, इसको यहाँ डाल दूंगा और सारे कांस्टेंट को क्लब कर दूंगा, तो ये J इज इक्वल टू आपका सेम जो J है, ये सारे कांस्टेंट को कंडक्टिविटी बोल देते हैं, और ये J इक्वल टू सिग्मा E। तो सब रिलेटेड है, देखा आपने, खासकर बोर्ड में तो आपने ये डेरिवेशन किए ही थे, मैंने यहाँ पे एक बस उसकी लिस्ट बना दी है ताकि आपको वो रिलेट हो जाए, याद हो जाए। तो ये जो दोनों चीज़ें लिखने के बाद जो नेक्स्ट हम लोग काम करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है, वो हम लोग लिखते हैं ओम्स लॉ। बेसिकली ओम्स लॉ में हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना हर जगह, उसको वोल्टेज के टर्म्स में लिख देते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिख देते हैं, और ये आपका V इज इक्वल टू IR होता है। जनरली लोग V को वोल्टेज समझ लेते हैं, लेकिन मैं बार बार हर क्लास में बच्चों को बताता हूं कि ये V वोल्टेज अकेला नहीं, ये पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस किया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से वोल्टेज नहीं मिलता, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने 2 पॉइंट के बीच में इंटीग्रेट किया होगा तो पोटेंशियल का डिफरेंस मिलता है। ओम्स लॉ यानी करंट की डेफिनेशन से ही हम एक लॉ में पहुंच गए, हमने करंट को वोल्टेज से रिलेट कर दिया, विच इज ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ के अंदर हम लोग देखते हैं कि कई सारी डिवाइसेस ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं, कई सारी डिवाइसेस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, तो उनको नॉन ओमिक डिवाइसेस भी कह दिया जाता है, नॉन ओमिक डिवाइसेस। ठीक है, वैसे ही बच्चों अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम ओम्स लॉ के अंदर ये नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ रेजिस्टेंस R, जिसको हम लोग ρL/A की तरह लिखते हैं। ρL/A लिखने के बाद बच्चों ये जो चीज़ है रेजिस्टेंस, यहाँ से हम लोग चले जाते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और साथ में साथ हम लोग यहाँ से चले जाते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस पे। तो एक वायर को स्ट्रेच करके बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, तो ये सारी चीजें हम लोग ये रेजिस्टेंस के इस फॉर्मूले के थ्रू पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाती है, कलर कोडिंग। कलर कोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग मैरिड गुड वाइफ, तो यहाँ पे ही वो यहीं पे ही इंट्रोड्यूस हो जाता है। साथ में यहाँ पे एक ओम्स लॉ के अंदर ही हम लोग एक चीज और पढ़ लेते हैं, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। तो बेसिकली हम लोग रेजिस्टेंस का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ देख लेते हैं, सीख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस की मतलब करंट की डेफिनेशन से ओम्स लॉ आया, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस में चले गए। अब हम काफी इंपॉर्टेंट कनेक्ट करने वाले हैं हम, देखो आगे रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हम लोग लिखते हैं, तो यहीं से ही कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से ही कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर इक्विवेलेंट तो हमने पहले मटेरियल के थ्रू निकाला था कि भाई एरिया डबल कर दिया, लेंथ आधी कर दी। अब हम दो डिफरेंट मटेरियल्स को कंबाइन करके उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, ये रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन हो गया। और उसके बाद फिर इसका सिमेट्री सर्किट्स, ये रेजिस्टेंस के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो गए। फिर जब हम रेजिस्टेंस को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, हम पढ़ते हैं उसके बाद सेल्स ईएमएफ को बताते हैं कि सेल ऑफ ईएमएफ ई
सेल्स को पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज इस सेल्स में पढ़ी जाती है बच्चों, ईएमएफ अलग चीज होती है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर के टर्म्स में लिखते हो। आप इसका ग्राफ भी बनाते हो, वेयर R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये V वर्सेस I का आप ग्राफ बनाते हैं, ये ऐसा स्लोप, इसका स्लोप का अलग मीनिंग होता है। तो ये एक अपने आप में, ये सेल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, एक बैटरी के बारे में पढ़ते हैं, बैटरी के इंपॉर्टेंट दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस आता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, तो जैसे हमने कंबाइन किया था रेजिस्टेंसेस को, वैसे हमें सेल्स को कंबाइन हम लोग करते हैं। सो सेल्स को भी कंबाइन करने के तरीके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां पे आपका E इक्विवेलेंट हो जाता है E1 प्लस माइनस E2 और आपका R इक्विवेलेंट हो जाता है R1 प्लस R2। वैसे ही इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसमें आपका E इक्विवेलेंट हम लोगों ने खासकर 2 के लिए याद कर रखा है, इन जनरल भी लिख सकते हैं, E1 बाय R1 प्लस माइनस E2 बाय R2 प्लस माइनस E3 बाय R3 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। और वैसे ही R इक्विवेलेंट इसका हो जाता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, 1 बाय R इक्विवेलेंट होता है ये इसका ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया। वैसे ही सेल्स के बारे में तीसरी जो चीज़ आ जाएगी वो इसका मैश, यानी अब आपके सामने सीरीज और पैरेलल की, जैसे आपने वो मछली वाला क्वेश्चन आया था एम्स में, जिसमें जो झटके देने वाली मछली है ना, जिसमें सेल्स लगे होते हैं छोटे छोटे सेल्स, लेकिन 5000 सेल्स एक लाइन से लग गए तो इफेक्टिव वोल्टेज काफ़ी बढ़ जाता है, तो वो यही था मैश वाला कॉन्सेप्ट। और इन दोनों को कलेक्टिवली, मतलब इन दोनों को मुझे अलग अलग नहीं कहना चाहिए बच्चों, ये दोनों एक्चुअली में कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, दिस इज बेसिकली दिस फॉर्म्स अ सर्किट। जब भी आप सेल्स को और बैटरीज को कनेक्ट कर देते हो तो आपने सेल्स को अलग से पढ़ लिया, रेजिस्टेंस को अलग से पढ़ लिया, अब इनको कंबाइन कर देंगे तो ये एक सर्किट बन जाएगा। और इस सर्किट के एनालिसिस करने के लिए अब हम कंबाइन, क्योंकि अब हम सेल को रेजिस्टेंस से थोड़ी कंबाइन कर सकते हैं, या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन दे दिया जाए ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में है, 2 बैटरी लग गई, फिर उसका एक रजिस्टर लग गया, फिर उसके ऊपर एक और बैटरी लग गई। इस टाइप के क्वेश्चंस में फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, थ्योरम्स। तो इसको कहते हैं हम लोग सर्किट एनालिसिस। तो सर्किट, इन दोनों के मिलने से जो चीज बनती है उसको हम लोग सर्किट एनालिसिस कहते हैं, और उस सर्किट एनालिसिस को पढ़ने का तरीका होता है थ्योरम्स। और थ्योरम्स यहां पे आप लोग फिर KCL, KVL और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि 3 लॉस का KCL, KVL और ओम्स लॉ, इन तीनों से जो मिलके बनता है इसको हम लोग बोलते हैं नोडल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन करने बहुत आसान हो जाते हैं। लेकिन हम यही नहीं रुकते, हम इन थ्योरम से अपने से भी कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं, मैथमेटिकल रिजल्ट्स, जो, क्योंकि अपना काम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, अपना काम है जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना। वो जल्दी के लिए हम लोग को कुछ स्टैंडर्ड थ्योरम्स को रिलेट करके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकालने पड़ते हैं। इसको कई लोग शॉर्टकट भी कहते हैं। जैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, करंट आप कैसे लिखते हो, I1 इज इक्वल टू टोटल करंट I अपॉन R1 प्लस R2 इंटू IR2, तो 1 लिखा है तो R2, ये एक छोटा सा रिजल्ट हुआ। तो वैसे ही दूसरा, जब हम पोटेंशियल डिवीजन लिखते हैं V1, तो पोटेंशियल, या जैसे आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा कि ये इधर का पॉइंट V1 है, फिर ये रेजिस्टेंस R1, और फिर उसके बाद इधर का पॉइंट V2 है और ये रेजिस्टेंस R2, और मुझे बीच का वोल्टेज बताना है। तो मैं बीच का एब्सोल्यूट वोल्टेज लिखने का जो रिजल्ट था हमारा, वो V क्या होता था, V1 R2 प्लस V2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। इससे सीधा आप कोई भी पॉइंट का वोल्टेज लिख सकते हो, फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हो। तो ये मैथमेटिकल, ये खासकर ये 2 रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा हैंडी हैं। 2-4 एग्जाम्पल्स करने के बाद ये समझ में आने लगता है कि क्या हो रहा है। तो ये था सर्किट एनालिसिस ऑफ द सर्किट। तो करंट से स्टार्ट किया था
ओम्स लॉ में गए, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस में गए, रेजिस्टेंस को कंबाइन किया, फिर उसके बाद बैटरी में गए, बैटरी को कंबाइन किया, फिर बैटरी और रेजिस्टेंस दोनों को कंबाइन किया, तो उसके बाद वो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है उसको सॉल्व करने के लिए सर्किट पे आए, सर्किट एनालिसिस के लिए थ्योरम्स पे आए। थ्योरम्स केसीएल केवीएल तो बेसिक है चलो, लेकिन उसका जो नोडल मेथड है वो इजी है, और प्लस मैथमेटिकल रिजल्ट्स जो हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग की टेक्निक को फास्ट कर देते हैं। अभी भी ये चीज कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट जो चीज बच्चों इसमें आती है वो आती है पावर एनालिसिस। मतलब इन जब आप रेजिस्टेंस और बैटरी को कनेक्ट कर देते हो तो एक तो सर्किट एनालिसिस हुआ और एक होता है पावर एनालिसिस। पावर एनालिसिस का मतलब जैसा ये बोल रहा है कि मतलब आपको सर्किट के अंदर कितनी पावर हुई, क्या हुई चीजें, वो एनालाइज करनी है। तो पावर एनालिसिस के लिए जो बेसिक पावर का टर्म है आप P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, पावर एनालिसिस। उसके बाद आप पावर एनालिसिस के अंदर दो चीजें जनरली पढ़ते हैं आप, एक तो मैक्सिमम पावर कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम पावर कॉन्सेप्ट, दूसरा आप जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं वो है बल्ब्स एंड पावर रेटिंग, बल्ब्स एंड पावर रेटिंग। तो काफी इंपॉर्टेंट ये बल्ब वाले क्वेश्चन खासकर आपके एग्जाम में आए हैं। बल्ब के अलावा कई बार लोग हीटर वीटर भी इसमें ऐड कर देते हैं, हीटर के कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये पावर एनालिसिस हुआ इसका सेल से। ऑफ कोर्स पावर एनालिसिस करते टाइम हमको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, बट फिर भी ये अपने आप में एक इनसे रिलेटेड सेपरेट टॉपिक है। तो आपको समझ में आई बच्चों कहानी कैसे करंट से स्टार्ट किया, रेजिस्टेंस में गए, ओम्स लॉ के थ्रू रेजिस्टेंस को कंबाइन किया, फिर बैटरी में गए, बैटरी को कंबाइन किया, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस बैटरी दोनों को कंबाइन किया, उनको पढ़ने के लिए थ्योरम्स की जरूरत पड़ी, ये थ्योरम्स है, मैथमेटिकल रिजल्ट आया। फिर उसके बाद आपने इस चीज को कहते हैं सर्किट एनालिसिस, एंड देन आप इसी सर्किट के मतलब रेजिस्टेंस और बैटरी के कॉम्बिनेशन को सर्किट बोलते हैं, उसका पावर का एनालिसिस करते हो, मैक्सिमम पावर कॉन्सेप्ट, बल्ब्स, हीटर, ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड ऑफ कोर्स इसमें ये मैथमेटिकल रिजल्ट्स इनहेरेंटली यूज होते रहते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसी सर्किट को मेजर करने के लिए, इसी सर्किट को मेजर करने के लिए आप यूज करते हो इंस्ट्रूमेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों ये इंस्ट्रूमेंट्स। आपके एग्जाम में आप मान के चलिए कि इंस्ट्रूमेंट से लगभग एक क्वेश्चन आने की चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। इंस्ट्रूमेंट में आपने क्या क्या पढ़ा था भाई? इंस्ट्रूमेंट में हमने मीटर ब्रिज जिसमें आप पढ़ते हो R1 बाय L इज इक्वल टू R बाय L इज इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L। उसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट है आपका पोटेंशियोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियोमीटर। इसके अंदर कई सारी चीज आती है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस को वोल्टेज और ई के टर्म्स में लिखना, इंटरनल रेजिस्टेंस को L1 L2 के टर्म्स में लिखना, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2, वो L1 L2 क्या होते हैं, कैसे उन पर फर्क पड़ेगा। तो ये एक अच्छा मतलब इसमें लर्निंग चीज होती है, काफी सीखते हैं हम लोग। पोटेंशियोमीटर इंपॉर्टेंट है भी आपके लिए। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट वही आपके एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, एंड देयर इंटर कन्वर्जन, मतलब कैसे गैल्वेनोमीटर से एमीटर वोल्ट मीटर बनाया जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है आपके बच्चों ये उसके अंदर आते हैं। सो दिस इज बेसिकली योर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स माइंड मैप। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इस चीज को खुद से ही कॉपी में लिखने की कोशिश करें बिना देखें। वीडियो आपने देख लिया, आपको समझ में आ गई चीजें। अल्टीमेट एम क्या है हमारा एम ये है कि आपकी फिजिक्स में इस चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले हैं उनका एक स्ट्रक्चर बन जाए दिमाग में, एंड यू शुड बी एबल टू रिलेट कि कब कहाँ पे कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको एग्जाम में क्विकली रिकॉल करने में इन चीज़ों को दिक्कत नहीं आएगी, याद ही हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो आइए अब क्विकली हम लोग इसमें, जैसा मैंने पिछले उसमें किया था कि क्विकली में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं
उनको टैग कर दूंगा कि किस किस टॉपिक से आए हैं और किस किस टॉपिक से नहीं आए हैं। वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर टॉपिक में फंसे हुए हैं और लेकिन आपको पता चल जाए कि वो टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो ठीक है, यू कैन मूव ऑन, यू कैन डू सम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, मेरा एम ये नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि ये पढ़ो ये ना पढ़ो, ना, इस पूरी सीरीज का ये एम बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपसे बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में बस ये पढ़ के चले जाओ, बाकी छोड़ के चले जाओ, क्योंकि प्रैक्टिकली जो पेपर बनाने वाला है वो कभी भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बट स्टिल पिछले 25 सालों में जो स्टैटिस्टिकली एक ट्रेंड बना आ रहा है, जो एक टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जब हमें दिख रहा है कि भी हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो हम सिर्फ बस ये कह रहे हैं बच्चों कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की, उन टॉपिक्स को आप पहले प्रिपेयर कर लो, या वो टॉपिक्स अगर आपके छूटे हुए हैं तो उन्हें कंप्लीट कर लो। बाकी टॉपिक्स आप बाद के लिए छोड़ सकते हो। रीजन इज, जब तक आप अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगे। टाइम मैनेज का मतलब ही क्या होता है? हाउ, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट का मतलब ही यही है, आपने सबसे इंपॉर्टेंट जगह सबसे ज्यादा टाइम दिया और सबसे कम इंपॉर्टेंट जगह सबसे कम टाइम दिया। तो इंपॉर्टेंस डिसाइड करने का क्राइटेरिया है हमारा प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स। तो उसी के हिसाब से आपको अपना टाइम को प्रायोरिटाइज करना है, ताकि मैक्सिमम इस लिमिटेड टाइम का मैक्सिमम फायदा आपको मिल सके। तो यही है इसका एम। एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया है, अब आपके दिमाग में सेट है कि भाई ये पार्ट्स हैं। फिर से बता दूं, ये करंट और ओम्स लॉ ये बेसिक हो गया, उसके बाद ये हो गया रेजिस्टेंस और ये सेल को मिला दिया तो ये सर्किट हो गया, सर्किट एनालिसिस, जिसके अंदर आप थ्योरम भी मान लो, पावर ही मान लो। एंड तीसरा जो पार्ट है इसका मेजर, वो आपका इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। तो 3 मेजर पार्ट्स है इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के, बेसिक, सर्किट एंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब इन तीनों में हम देखते हैं कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं और किस पार्ट को बिल्कुल भी मतलब सबसे पहले करना है और किस पार्ट को हमें सबसे बाद में करना है। तो आइए जल्दी से इसके प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स को टैग करते हैं।